लॉ के अंदर ना होता क्या है, सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं। 12th के बाद ये पहला ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें मिला होता है। इकोनॉमिक्स, मैथ्स और अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं हमने पढ़ रखी होती है, लेकिन 12th के बाद पहली बार हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है बिजनेस लॉ। इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है, हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं बिजनेस लॉज के अंदर। ज़्यादातर बच्चों के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं और इसलिए इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो ये डाल रही हूँ, पे बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं बिजनेस लॉज के अंदर, क्योंकि बिजनेस लॉज सब्जेक्ट ही ऐसा है, पहली बार ही आप पढ़ने वाले हो, इसलिए आपको इसके अंदर डर लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज यशिका सबरवाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टफ लगता है सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस लॉज। उससे आपको अपना कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप करना है की वजह से आपका मार्क्स जो है वो इफेक्टिवली बढ़ पाए और बहुत ही अच्छा हो पाए। आई एम विद माई डायरी। यही डायरी के अंदर मैं सारे पॉइंट्स नोट करके रखती हूँ जिसकी वजह से मैं मिस नहीं करती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है प्रेजेंटेशन इज द की। कॉन्सेप्ट का आना और कॉन्सेप्ट को दर्शाना, यानी उसकी प्रेजेंटेशन करना, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो एग्जाम में आंसर का जो आपका फॉर्मेट है ना, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। आपको सबसे पहले आपको लिखना है प्रोविजन। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोविजन लिखेंगे, ठीक है। प्रोविजंस के बाद आप लिखोगे फैक्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। फैक्ट्स लिखने के बाद जैसे फैक्ट्स के अंदर आप क्या लिखोगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडेमनिफिकेशन का, तो उसको आप कुछ अलग लैंग्वेज में बनाकर आप उसको फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर डाल सकते हो। केस का कोई भी आप नाम डाल सकते हो। कोई भी आपको केस लॉ याद आ रहा है, डेलमर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी का केस आ जाता है, तो उसके आप नाम डाल सकते हैं आंसर के अंदर। देन अगर ज्यादा नंबर का है, 7-8 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप थोड़ा सा 2 से 3 लाइनों के अंदर वो फैक्ट्स को और ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, केस लॉ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने आंसर को कंक्लूड करिए, ठीक है। आप अपना फाइनल आंसर कंक्लूजन में ही लिखते हो। किसी झलक आप अपनी पहले वाले आंसर होता है उसमें भी आप दे देते हो। कंक्लूजन होता है, उसके अंदर आप अपना फाइनल आंसर बताते हो कि ये सही है या गलत है। नंबर 2 की जस्ट राइट द केस लॉ का नेम, ठीक है। सिर्फ आपको नेम लिखना है केस लॉज का। आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हर क्वेश्चन में नहीं करना है। अगर कोई ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई कम मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आप सिर्फ अगर केस लॉ का नाम लिखोगे तो वो चल जाता है। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है हर क्वेश्चन के अंदर कि आपको केस लॉ को एक्सप्लेन ही करना पड़े, ठीक है। इसलिए आप उसको अगर आप एक्सप्लेन नहीं भी करते हैं कम मार्क्स के क्वेश्चन में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती है। आप सिर्फ उसका नाम लिख सकते हो। अगर आप उसको दोबारा एक्सप्लेन करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। वैसे भी अगर आप देखो तो लॉ का जो पेपर होता है वो अधिकतर लेंदी ही होता है। इजी पेपर होने के बावजूद अगर वो लेंदी हो और अगर आप टाइम वेस्ट करो तो भी आपका पेपर छूटने की कगार पर आ जाता है। इसलिए अब कम नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप सिर्फ केस लॉ का नाम लिख सकते हैं। नंबर 3, जैसे आपका आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें आप ICI मॉड्यूल्स में से फीचर्स याद करिए, जैसे कीवर्ड्स याद करिए, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट फीचर है वो याद करिए, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो याद करिए। आपका जो आंसर है ना, वो आंसर आपका इनहैंस होगा। एग्जामिनर आपके आंसर शीट में ये देखता है कि बच्चे ने कितना अच्छे से अपना कीवर्ड्स को लर्न करा है या उसने कितना अच्छे से कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। उसको जितनी जल्दी आपके कीवर्ड्स दिखेंगे आंसर के अंदर, उतनी ही जल्दी वो आपको मार्क्स देगा और वो आपकी कॉपी आगे भेज देगा। आपने एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है। कीवर्ड आप ऐसे परोस के दो उनको, वो बस कीवर्ड पढ़ेंगे आपके, नहीं जल्दी आपका कॉपी चेक होएगा एंड वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। टिप नंबर 4, लॉ को लर्न करना बहुत ही मुश्किल बात है। एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो आपको लिटरली कभी कभी रट्टे मारने पड़ जाते हैं। तो ये जो रट्टे मारने हैं ना, इनको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा फ्लो चार्ट बनाओ, जल्दी याद होगा। मान लो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आप बनाना चाहते हो, देखो वहां पर वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, उसके बाद अनएनफोर्सिबल और जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे आप बनाओ। उनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखो आप। मान लीजिए आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अलग अलग 3 तरीके के या 4 तरीके के आप बना सकते हो। एक ही चैप्टर का अगर आप फ्लो चार्ट बनाओ तो और भी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है आपकी रिवीजन के अंदर। वो रिवीजन करेंगे
फ्लो चार्ट के थ्रू, तो आपके माइंड में जिस तरीके से वो फ्लो चार्ट आपका छप जाता है, आपके दिमाग में लिटरली एक क्लिक होता है और जिसकी वजह से आपको याद आ जाता है और आप इजीली अपना सारा आंसर कर पाते हैं। नंबर 5, टिप नंबर 5 क्या है? योर आंसर शुड बी कंसाइज एंड फॉर्मल। ठीक है, देखो आपको जो आंसर है वो फॉर्मल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, ये 12वीं 10वीं इनके एग्जाम्स नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। इसमें थोड़ा प्रोफेशनल ही आपको भी पेश आना पड़ेगा। इसमें बादल वादल नहीं चलते, अंडरलाइन वो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, दैट बादल थिंग और जो हम लोग करते हैं दैट स्टार थिंग, वो सब नहीं चलती है। पॉइंट्स अगर आप बना रहे हो तो उसमें भी थोड़ा नंबरिंग डालने की कोशिश करा करो। ठीक है, अभी से ही आप अगर हैबिट बिल्ड करेंगे तो वो हो जाएगा इजीली। 1 2 3 4 डाल देंगे इन स्पाइट ऑफ वो डॉट डॉट या वो स्टार वाला दैट थिंग, तो उसके अलावा अगर आप नंबरिंग डालेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। नंबर 6 इज़ वेरी ऑप्शनल। ठीक है, टिप नंबर 6 के अंदर मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि डू अ प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज़। ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अगर आपने बैच परचेज कर रखा है, टेस्ट सीरीज़ अपने आप मिलती है। ठीक, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज़ ना मिली हो, तो इसलिए आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। ठीक है, आप खुद से एनालाइज कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल टिप है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको टेस्ट देकर जरूर देखना कि मेरे आंसर में और उसके आंसर में क्या वेरिएंस आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको जरूर कैलकुलेट करना है और उसको आधार लेकर आपने आगे चलना है। टिप नंबर जो हमारी 10 रहेगी ना, वो मैं आपको फ्लो बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स को लेकर चलना है, जिससे आपकी इजीली रिवीजन हो जाएगी और लर्न भी हो जाएंगे चैप्टर्स। ठीक है, तो बने रहना मतलब एंड तक। ठीक है, वीडियो के। टिप नंबर 7, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आपने अभी तक लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है ना, यू आर लैकिंग समवेयर। प्लीज़ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। अगर आपने सच में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तो के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करने का मतलब है अपने आप की प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना, लिटरली। ठीक है, अपने पॉइंट ये है, आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने नहीं करी है तो की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप अभी तक कोई भी प्रैक्टिस आपने नहीं करी है तो अभी उठिए, इन द सेंस अभी आप स्टार्ट कर दो, अपना MTP दो, RTP दो, उसका जो फाइनल आंसर आता है वहाँ से अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, या फिर किसी से एनालाइज करवाओ कि भाई मेरा क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन आपको वो चीज़ पता लगेगी और उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें अपना रेडी करो। मूविंग ऑन टू टिप नंबर 8, टिप नंबर 8 टू लर्न द प्रोविजंस इफ यू कांट प्रैक्टिस टू मेक योर ओन लैंग्वेज फॉर्मल। अगर आपकी अपनी लैंग्वेज फॉर्मल नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं आपको अपनी लैंग्वेज जो है आपकी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, और यार फॉर्मल लैंग्वेज भी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है। जो उस लैंग्वेज को फॉर्मल बनाते हैं दैट इज़ द कीवर्ड्स। अगर आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी कीवर्ड्स डाल दोगे तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली फॉर्मल बन जाती है। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज फॉर्मल नहीं भी बन पा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंग्वेज फॉर्मल नहीं भी बन पा रही है, फॉर इंस्टेंस, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस को याद कर लीजिए। ठीक है, प्रोविजंस को आप रट लीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, प्रोविजंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए बुक में से। अदरवाइज आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो आप अपना इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। नंबर 9, टू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड केस लॉज फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर में से अच्छे से अपने केस लॉज देख लो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अभी से ही उसको फिगर आउट कर लो, सो दैट आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छे से उसको अभी से ही अगर एनालाइज करके चलोगे, आगे के लिए आप अब खुद के लिए प्रोविजन बना रहे हो, आप किसी और के लिए मेहनत थोड़ी को इंपॉर्टेंट लगता है, वो आप टिक करके रख लीजिए, अभी से ही कहीं पे लिख लीजिए, कोई स्पेसिफिक कॉपी बना लीजिए, या जैसे भी आपको करना है आपकी चॉइस है, बट उसको एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन दीजिए। नंबर 10, टिप नंबर 10 मेरे को अपने लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मेरी टिप है। ठीक है, अगर मैं इन सारी चीज़ों में से देखूं तो ये टिप इज़ मस्ट। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक आइडियल आपका रहना चाहिए, इतने ही दिन आपको मैक्सिमम देने चाहिए, बट आफ्टर 2 रिविजन्स। ये 2 रिविजन्स के बाद का मैं टाइम टेबल आपको बता रही हूँ। ठीक है, 2 रिविजन्स पहले चैप्टर की आप कर चुके हो, ठीक है, या 1 रिविजन आप पहले चैप्टर्स की कर चुके हो, उसके बाद का ये रिविजन है। ठीक है, देखो फ्लो आपका किस तरीके से रहना चाहिए, कौन सा आप चैप्टर आपको पहले करना चाहिए जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहला आपको चैप्टर करना चाहिए कंपनी लॉ।
लॉ के लिए आपको 2 दिन लेने चाहिए, ओके। कंपनी लॉ करना चाहिए एंड 2 दिन लेने चाहिए। आपके पास एलएलपी के लिए आपको सिर्फ 1 दिन देना है। एलएलपी छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। एलएलपी के लिए 1 दिन दीजिए और एलएलपी को निपटा दीजिए। पार्टनरशिप एक्ट को आप 2 डेज दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर आप इफेक्टिवली पढ़िए। आपको लग रहा होगा कितने कम दिन दे रही है ये। दीज डेज आर इनफ फॉर यू। ही दिन आपको देने हैं। अब इतना आपके पास टाइम नहीं है, 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं, एक सब्जेक्ट लेकर नहीं बैठना है। 2 ही दिन में पार्टनरशिप को आपको खत्म करना है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको भी आपको 2 दिन में ही निपटाने की कोशिश करनी है। अगर ये नहीं हो रहा है, बाई चांस अगर ये नहीं हो रहा है, तो इसको आप 2.5 डे में कर सकते हो। और उसके आधे बचे हुए दिन में आप क्या कर सकते हो, उसके आधे बचे हुए दिन में आप IRF लेकर बैठ सकते हो, ठीक है। IRF बहुत छोटा चैप्टर है गाइज। मैंने एक शीट बनाई थी, वो एक शीट में निपट गया था मेरा चैप्टर, तो इसलिए आप वो छोटा चैप्टर है, हो जाता है, तो उसको आप एक हाफ डे में, मेरे को ऐसा लगता है आपका हो जाना चाहिए वो। उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने दिए हैं 5 डेज, ठीक है। 5 डेज के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने करा था। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 5 दिनों में नहीं कर पाते हैं, 5.5 डे में कर लीजिए। और नेगोशिएबल एक्ट को आप उसके बचे हुए हाफ डे में कर लीजिए। इनको सबको करो। 3 घंटे भी दे रहे हो ना, 3 घंटे, तो आपकी 2 यूनिट्स रिवाइज हो सकती हैं। 1.5 घंटा फॉर 1 यूनिट इज इनफ। लिख के देखो शॉर्ट में कि मेरे को दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा, जो मैं पढ़ रही हूँ लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ, एंड देन ओके। अपने नोट्स को लर्न कीजिए और नोट्स को उसके बाद आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करने की उसको कोशिश कीजिए। फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ गाइज, आई हैव डन ऑल 4 सब्जेक्ट्स फॉर यू गाइज, क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट्स आए थे कि आप QA और अकाउंट्स वगैरह लॉ की भी बनाइए। सो इसलिए मैंने आपके लिए 4 ही सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं। बट नाउ जो आपकी वीडियोस आएंगी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होंगी, वो आपके एग्ज़ाम डे की टिप्स से रिलेटेड रहेंगी। और उसी में मैं थोड़ा सा एक टाइम टेबल भी आपको आइडियल बताने वाली हूँ, एग्ज़ाम डे पर आपका किस तरीके से टाइम टेबल रहना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू शो सम शीट्स ऑल्सो टू यू गाइज। जैसे आपको कौन सी शीट साइन करनी पड़ती हैं, वो सारी शीट्स OMR शीट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बट दैट वीडियो वुड कम लेटर, ओके। दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।